अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इसको डिफाइन करना आना चाहिए। बफर सॉल्यूशन हम एक ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जो अपनी पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। वो यस पीएच को सर। मेंटेन करता है, वो चेंज नहीं होने देता। इवन दो आप उसमें थोड़ी अमाउंट में अगर एसिड डाल दें या थोड़ी अमाउंट में अल्कली डाल दें, वो फिर भी पीएच को चेंज नहीं होने देता, ठीक है। वो मेंटेन करने की कोशिश करता है अपने पीएच को। हम कहते हैं जी सोल्यूशन which resists the change in its pH when small amount of acid और alkali, strong acid या strong base डालते हैं, इसलिए दो acid और alkali is added to it, So for example, आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है, इसको मैं BS लिख रहा हूँ, and whatever else BS stands for। अच्छा, BS लिख रहे हैं इसको। अब ये बफर सॉल्यूशन जो है ना, इसकी पीएच फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एट 7, ठीक है। ये इसने पीएच मेंटेन करना, मैं ऊपर से थोड़ा सा एसिड डालूं, अगर थोड़ी सी अमाउंट में एसिड डालूं, तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या हो जानी चाहिए थी? तो उसकी कम हो जानी चाहिए, डिक्रीज। कम हो जानी चाहिए थी, एसिडिक हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या करता है, वो एसिडिक नहीं होती, वो पीएच 7 पे रखी रहती है, ठीक है। उसका मतलब है बफर सॉल्यूशन ने पीएच के चेंज को रेजिस्ट किया। फिर इसी तरह मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें एल्कली डाल दी, बेस भी नहीं डाली, एल्कली डाली। एल्कली के आने की वजह से आपके पास बफर सॉल्यूशन की पीएच क्या हो जानी चाहिए थी? बढ़ जानी चाहिए थी, ठीक है। बढ़ पीएच जानी 7 से चाहिए। ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन पीएच 7 पे ही मेंटेन रही, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली बफर सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, बट अगेन एक कैपेसिटी होगी इसकी। किसी हद तक ही ये कर सकता है। जैसे एक बंदा होगा, उसकी पेशेंस की कोई एक क्या होगी, आपके पास कैपेसिटी होगी उसकी पेशेंस, ठीक है। किसी हद तक ही आप उसको तंग कर सकते हैं, और उसके बाद उसका भी टेम्पर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी अपना, उसका भी दिमाग खराब हो सकता है। इसी तरह बफर सॉल्यूशन का भी एक पेशेंस लेवल है, जब तक वो एसिड या बेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे ही वो पेशेंस लेवल उसका खत्म हो जाएगा, जैसे ही कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाएगी टू मेंटेन द पीएच, पीएच इंस्टेंटली बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी, गिवन दैट आपने एसिड डाला या बेस डाला, ठीक है ना। तो एक हद यस तक सर। ही मेंटेन कर, तो इसलिए हमने बोला क्या चीज डालेंगे, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, पूरा नहीं लिखा हमने, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और अल्कली डालें, ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स में डालते, ज्यादा अमाउंट्स में डालते, क्योंकि बफर की कैपेसिटी होती है टू जस्ट चेंज ऑफ पीएच। अब दो किस्म के बफर सॉल्यूशंस है जो आपने पढ़ने हैं, तो उसमें टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन जो है ना, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस में हमारे पास दो किस्म के बफर सॉल्यूशंस होते हैं। एक ऐसे बफर सॉल्यूशंस होते हैं जो एसिडिक पीएच वाले होते हैं, उनको बोलते हैं एसिडिक बफर, ठीक है। एक एसिडिक बफर होता है, और दूसरी टाइप ऑफ जो बफर सॉल्यूशन है दैट इज नोन एज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। डेफिनेशन बड़ी आसान है। एसिडिक बफर आप बनाते हो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, एसिडिक बफर बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड उसी का सॉल्ट, उसी वीक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट जब आप एक सोल्यूशन में डालते हैं, तो आपके पास एक एसिडिक बफर तैयार होता है। जबकि बेसिक बफर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक वीक बेस बेस, एंड बेस और उसका उसी के साथ। सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक बफर तैयार हो जाएगा। तो अगर किसी सोल्यूशन में वीक एसिड पड़ा है और उसी का सॉल्ट पड़ा है, तो वो सोल्यूशन किस तरह एक्ट कर सकता है, एज अ बफर सोल्यूशन एक्ट कर सकता है। सिर्फ टाइप पता होनी चाहिए, क्योंकि वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बना, तो एक एसिडिक बफर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो हम आते हैं जी। एसिडिक बफर सोल्यूशन पे, बेसिक वाला बिल्कुल एंड में अगर डिस्कस करना पड़ा तो करेंगे, वहां पे बातें तकरीबन सारी दोनों में ही सेम, ठीक है। अब जरा एग्जांपल पे आते हैं ना, वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो आई टेक द एग्जांपल ऑफ एथेनोइक एसिड।
मैं ले लेता हूँ जी एथेनोइक एसिड, और इसी का कोई भी सॉल्ट बता दो, तो वो हो जाएगा जी सोडियम इथेनोएट। एथेनोइक एसिड का सॉल्ट है सोडियम इथेनोएट। एथेनोइक एसिड इज CH3COOH, and the sodium ethanoate that is CH3 COO minus Na plus, इसी का एक सॉल्ट है। ठीक है। यस सर। इसी तरह अगर मैं प्रोपेनोइक एसिड ले लेता हूँ तो मैं क्या ले लूंगा साथ, प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट ले लूंगा। वो कौन होगा, सोडियम या पोटेशियम प्रोपेनोएट। ठीक है। तो प्रोपेनोइक एसिड इज बेसिकली CH3CH2COOH, एंड उसका सॉल्ट बनेगा जी CH3CH2COO, हाइड्रोजन हटाओ प्लस। ठीक है ना। तो बेसिकली एक वीक एसिड यस और सर। उसका सॉल्ट अगर ले लें तो वो एक्ट कर सकता है एज अ बफर सोल्यूशन। अब आपने देखा है कि जब ये दोनों सोल्यूशन में जाते हैं तो ये करते क्या हैं? ठीक है, पहले जरा इनके सॉल्यूशंस बनाते हैं, फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि और इनमें क्या क्या बातें हैं जो दिमाग में रखनी है। अभी के लिए हमें सिर्फ ये पता है कि जब एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या करना होता है, एक वीक एसिड लेते हैं और उसी का वीक एसिड का सॉल्ट भी लेते हैं। तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ना बफर सोल्यूशन ऊपर वाला, जिसमें आपने एथेनोइक एसिड डाला है और उसी का क्या डाला है, सॉल्ट डाल, दोनों को वन वन सॉल्ट। मोल अभी कंसिडर करें। ठीक है, दोनों के एक एक मोल डाल दिया हमने। ये जो एथेनोइक एसिड है ये तो एक वीक एसिड है ना, तो पार्शियली आयनाइज करता है, क्या बना के देगा, H प्लस आयंस और इथेनोएट आयंस बना के देगा, ना कॉन्जुगेट बेस वाला आयन बना। अच्छा, बफर सॉल्यूशन में इसी कॉन्जुगेट बेस वाले आयन को मैं सॉल्ट वाला आयन भी आपसे बोलूंगा, क्यों बोलूंगा देखना, क्योंकि जो नीचे सॉल्ट है वो तो एक ग्रुप वन का सॉल्ट है ना, ग्रुप वन के सॉल्ट्स कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, तो ये कंप्लीटली आयनाइज करेगा। ठीक है, तो कंप्लीटली आयनाइज करने के बाद सोडियम आयन देगा और साथ क्या देगा, इथेनोएट आयन देगा, दोबारा कॉन्जुगेट बेस वाला आयन या सॉल्ट वाला आयन। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास एक सोल्यूशन होगा जिसमें अब क्या क्या पड़ा होगा, वीक एसिड पड़ा होगा क्योंकि पूरे तरीके से आयनाइज नहीं हुआ, H प्लस पड़ा होगा, ये वाला इथानोएट आयन पड़ा होगा जो कि एसिड से भी आया था थोड़ा बहुत, और मेजोरिटी उसकी सॉल्ट से ही आई। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट तो कंप्लीटली आयनाइज करता है, एसिड तो बहुत थोड़ा सा आयनाइज करता है, एसिड से ये आयन बहुत थोड़ा सा आया है, जबकि सॉल्ट से इसकी ऑलमोस्ट इंटायरली सारी अमाउंट जो सोल्यूशन में पड़ी है इस पूरे आयन की, दैट इज इंटायरली ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज है। तो इस तरह का बफर सोल्यूशन होगा जिसमें ये तमाम चीजें वहां पड़ी होंगी। बस ये याद रहे कि ये क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया ना, तो ये पोर्शन नहीं पड़ा हुआ सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, ये एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन में एज सोडियम आयन एंड दिस आयन। ठीक है, क्योंकि 100% कन्वर्ट हो गया ना इनटू आयंस, ये वाला पोर्शन तो रहेगा ही नहीं। जी। तो यहाँ पे 100% आयनाइजेशन है, जबकि यहाँ पे पार्शियल आयनाइजेशन। इसी तरह हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड और उसके सॉल्ट का अगर बफर सॉल्यूशन बनाएं तो हमारे पास एक तो इसमें प्रोपेनोइक एसिड है जो कि अगेन पार्शियली आयनाइज करेगा, H प्लस आयंस देगा और साथ क्या देगा, प्रोपेनोएट आयन देगा। लेकिन इसके अलावा जो सॉल्ट आपने डाला है सोडियम प्रोपेनोएट, दैट इज अ ग्रुप वन सॉल्ट, तो ये कंप्लीटली आयनाइज करेगा 100%, और सारा का सारा सोडियम आयंस एंड प्रोपेनोएट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वट एवर अमाउंट वी हैव यूज्ड। ठीक है, तो ये इस तरह करके यस हम सर। इसके बफर सॉल्यूशन जो है, जब भी सवाल आएगा ना तो हम इस तरह करके बना लिया करेंगे ताकि डाटा हम इसमें फिल करें तो हमारे लिए आसानी रहेगी। अब इससे यस ना सर। रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, वैसे वो मैंने आधे से ज्यादा आपको बता ही दिए पहले ही, लेकिन अभी दोबारा सुन लो। इसी को एग्जाम्पल को ना इतना कैसे वाली, क्योंकि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, काफी रिपीट होती है, इसी वाली को मैं लेके जा रहा हूँ आगे, एंड एप्लीकेबल फॉर एनी एसिडिक बफर सॉल्यूशन। विल जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल एज अ रेफरेंस। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में
आपने याद रखना है कि इस बफर सॉल्यूशन में ना, या किसी भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एक लिस्ट होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपने घोल के पी जाने। और अ बफर सॉल्यूशन, कहीं फंसोगे, कम बैक टू दीज 3 पॉइंट्स एंड यू बी एबल टू सॉल्व या फिगर आउट कि आप कहाँ फंसे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है ना, वो ये है कि इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कौन से आयंस पड़े हैं। इथेनॉल। इथेनोएट आयंस पड़े हैं। कॉन्जुगेट बेस वाला आयन या सॉल्ट वाला आयन बहुत ज्यादा पड़ा है। ठीक है, आई कॉल दिस कॉन्जुगेट बेस एज वेल एज द सॉल्ट वाला आयन। क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ, अभी सॉल्ट वाला आयन क्यों बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे जी, लॉट्स ऑफ इथेनोएट आयंस आर प्रेजेंट इन द बफर सॉल्यूशन, इन द बफर सॉल्यूशन almost entirely due to the salt। अब इस बात से क्या मतलब है, इस बात से ये मतलब है कि सॉल्यूशन को तो नहीं पता ना कि ये इथेनोएट आयन कहाँ से आए। ठीक है, एट द एंड तो एसिड से आए या सॉल्ट से आए, दोनों के लिए, दोनों सॉल्यूशन के लिए ये इथेनोएट आयन ही है। ठीक है, बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इंटायरली सारा का सारा सॉल्ट से आया है, वाई? बिकॉज आपका जो एसिड है वो क्या करता है, पार्शियली आयनाइज करता है। तो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट जो इसकी है, आउट ऑफ द टोटल इथेनोएट आयंस कहाँ से आ रही है, एसिड से, बहुत थोड़ी सी अमाउंट आ रही है। बट क्योंकि ये सॉल्ट ग्रुप 1 का सॉल्ट था, तो जितनी अमाउंट सॉल्ट की डालोगे ना, और 1:1 है, कंप्लीट आयनाइजेशन है, तो वो तकरीब सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोएट आयंस में। तो आपके पास कहाँ से मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द इथेनोएट आयंस आ रहे हैं, फ्रॉम द सॉल्ट आ रहे हैं। ठीक है, एसिड से तो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट आ रही है। वो इसमें ऐड कर भी देना, जो सिर्फ सॉल्ट से आ रहा है उसमें ये वाली अमाउंट ऐड कर भी दूं, तो ये अमाउंट उतनी ही बनेगी जो सॉल्ट से आ रही है, क्योंकि इतना थोड़ा सा आपके एसिड से इथेनोएट आयन आ रहा है। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा इथेनोएट आयंस हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, और ये किस वजह से है, ऑलमोस्ट एंटायरली ड्यू टू द सॉल्ट है ये एसिड, क्योंकि बहुत थोड़े से इथेनोएट आयंस आपको रिलीज करके देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सॉल्ट ने रिलीज किए हैं, इसकी वजह से इसकी तादाद सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, अगला पॉइंट वो ये है कि यहाँ पे ये जो एसिड है ये पार्शियल आयनाइजेशन कर रहा है ना, ऐसे बिल्कुल लेस देन 1% ये आयनाइज होगा, तो ऑलमोस्ट इंटायरली जो एसिड होगा वो किस फॉर्म में पड़ा होगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में, या फिर आयनाइज्ड फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में। अगर ये बिल्कुल थोड़ा सा आयनाइज होता, बाकी अनआयनाइज्ड। हाँ, अनआयनाइज्ड फॉर्म में पड़ा होगा। ठीक है, तो हम इसका दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, ऑरेंज। ये जो एसिड है, अनआयनाइज्ड एसिड, इसके बारे में पॉइंट है कि बफर सॉल्यूशन में lots of unionized acid, ionized acid is present in the solution। ठीक है, लॉट्स ऑफ अनआयनाइज्ड एसिड, और ये वही वाली बात आ जाएगी कि जितना आपके पास इनिशियली आपने डाला था, इक्विलिब्रियम में भी तकरीबन उतना ही था, क्योंकि पार्शियल आयनाइजेशन है, थोड़ा सा आयनाइज है। ठीक है, अच्छा, अब इससे अगला पॉइंट है रिलेटेड टू द हाइड्रोजन आयंस जो इसके अंदर पड़ेंगे। ठीक है, अब हमने कहा ये कौन सा टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन है, जब एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट इस्तेमाल हो, एसिडिक बफर है ना। तो इस बफर सॉल्यूशन में ऑल्दो बहुत थोड़ा सा H प्लस आया है फ्रॉम दी एसिड, बहुत थोड़ा सा H प्लस रिलीज है, नीचे सॉल्ट तो H प्लस नहीं रिलीज कर रहा ना, वो तो सोडियम आयन रिलीज कर रहा है। तो सिर्फ एसिड की तरफ से ही H प्लस आयन आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो बफर सॉल्यूशन है उसकी pH 7 नहीं है, वो थोड़ी सी एसिडिक आ रही है। बात समझ आई क्या बोला मैंने, कि इतना ज्यादा H सर प्लस नहीं दोबारा आया, बोलो। इतना ज्यादा H प्लस नहीं आ रहा है इस एसिड से यहाँ पे, क्योंकि पार्शियल आयनाइजेशन लेस देन 1% आयनाइज होता है वीक एसिड।
लेकिन इतना जरूर आ गया कि जो सोल्यूशन है ना, बफर सोल्यूशन, उसकी पीएच थोड़ी सी एसिडिक होगी। 7 पे नहीं है, न्यूट्रल यस सर। पीएच पे नहीं है, वो थोड़ा सा एसिडिक होगी। ठीक है, तो हमारे पास अगला पॉइंट इज रिलेटेड टू H प्लस आयंस, तो हम लिखेंगे जी इनफ H प्लस आयंस इन द सोल्यूशन, इन द सोल्यूशन टू मेक सोल्यूशन एसिडिक। ठीक है, तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि H प्लस इतना जरूर है कि जो बफर सोल्यूशन है ना, उसकी पीएच एसिडिक है। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट पे आओ। अब हमने कहा था कि बफर सोल्यूशन में ना, अगर आप एसिड डालेंगे तो वो अपनी पीएच को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और अगर आप बेस डालेंगे तब भी वो अपनी पीएच को मेंटेन करेगा। अभी के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाले रिएक्शन में जो एसिड की आयनाइजेशन वाला रिएक्शन, ऊपर वाला, इस वाले रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है? इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है ना हमें? जी। यस। तो अगर मैं किसी तरीके से, ये बफर सॉल्यूशन है, पीएच मेंटेन करनी है, अगर मैं ऊपर से एसिड डालता हूँ सॉल्यूशन में, किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी? H प्लस आयन की। एच प्लस की। अगर मैं ऊपर से एसिड डालता हूँ H प्लस आयन बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहेगा वापस। ऐसे इक्विलिब्रियम हमेशा ऑपोजिट काम करता है ऑफ व्हाट यू डन टू गो बैक टू इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसी है, ले शैटियर्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। यस सर। ठीक है ना, तो आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, बाहर से स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किया, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब अगर तो ये H प्लस रह गया सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन की पीएच चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन बफर सोल्यूशन ऐसा नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि उसके पास ढेर सारे ये वाले आयंस पड़े हुए हैं। तो वो क्या कर सकता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए रिवर्स रिएक्शन करके अनआयनाइज्ड एसिड की फॉर्म में चले जाए। ठीक है ना, तो वो जो H प्लस एक्स्ट्रा आया था, उसको वो क्या करता है, ये जो कॉन्जुगेट बेस वाला आयन है उसके साथ रिएक्ट करा के वापस किधर भेज देता है, रिवर्स चलेगा। अगेन इक्विलिब्रियम में आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई थी, इक्विलिब्रियम इसको डिक्रीज करने के लिए किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ताकि जो एक्स्ट्रा H प्लस आए वो कंज्यूम हो जाए। ठीक है, और वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में, एसिड फॉर्म में चले जाए। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है, वो भी रिलेटेड टू किसे है, कि द सॉल्ट will provide the salt will provide ethanoate ions, ethanoate ions for H plus to react with when concentration of H plus is increased। अब मैं क्यों कह रहा हूँ सॉल्ट के इथेनोएट आयंस प्रोवाइड करेगा? क्योंकि अगर यहाँ पे सॉल्ट ना होता ना, और आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी होती, तो थोड़ा सा रिएक्शन पीछे जाने के बाद पीछे जा ही ना सकता। क्यों? इथेनोएट आयंस खत्म हो जाते। अगर सिर्फ एसिड चाहते हो तो बहुत थोड़े से इथेनोएट आयन अंदर पड़े हुए। बट क्योंकि आपने सॉल्ट भी डाला और सॉल्ट से भी ये आयन आ रहे और बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे, तो ये आयन टोटल ओवरऑल इसकी कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन काफी ज्यादा है। तो H प्लस अगर आप थोड़ी अमाउंट में और डाल भी देते हैं, तो इक्विलिब्रियम उसको रिवर्स से जाके अनआयनाइज्ड एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन कब नहीं कर पाएगा, जब आपने इतना ज्यादा डाल दिया कि ये भी खत्म हो गया। ठीक है, जब ये पूरे तरीके से खत्म हो गया तो रिवर्स रिएक्शन कर ही नहीं सकता H प्लस जो एक्स्ट्रा आया है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसका दूसरा रिएक्टेंट ही खत्म हो जाएगा राइट साइड में। तो हमने इसलिए बोला कि जो इथेनोएट आयन है ना, ये सॉल्ट जो है, ये वाले आयंस प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से अगर आप H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और वो रिवर्स जाना चाहता है तो वो जा सके। क्योंकि उसके पास अबंडेंट अमाउंट में क्या पड़े होंगे, इथेनोएट आयंस टू रिएक्ट विद। बट इफ दिस सॉल्ट वाज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, देन एसिड से बिल्कुल थोड़े से इथेनोएट आयंस, थोड़ा सा H प्लस आता है,
बाहर से अगर एक्स्ट्रा H प्लस आ जाता तो फिर पीएच मेंटेन नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि इथानोएट आयन इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी। तो फिर जो एक्स्ट्रा H प्लस होगा वो वापस जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाओगे। क्लियर होगी इतनी बात? यस सर। ये हमारे पास चार पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे पास इथानोएट आयंस हैं बफर सॉल्यूशन के अंदर, ये ऑलमोस्ट इंटायरली किसकी वजह से हैं? हमारे सॉल्ट की वजह से। क्योंकि एसिड बहुत थोड़े से देता है, तो ये जो इतनी लार्ज अमाउंट में सोल्यूशन में आ रहे हैं इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि सॉल्ट की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि सोल्यूशन में वीक एसिड होने की वजह से, वीक एसिड बहुत थोड़ा सा आयनाइज करते हैं, तो ऑलमोस्ट इंटायरली जो आपका वीक एसिड है वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? अनआयनाइज्ड एसिड की फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आयनाइज हुआ है। लेकिन इतना जरूर आयनाइज हुआ है कि जो सोल्यूशन में H प्लस है उसने सोल्यूशन को क्या बना दिया? एसिडिक सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, और अगर आप बाहर से एसिड ऐड करते हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो बफर सॉल्यूशन क्यों रेजिस्ट कर सकता है पीएच के चेंज को? क्योंकि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जब वापस कम करने के लिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जब ये लेफ्ट साइड जाएगा, तो इसको इथेनोएट आयंस चाहिए हैं जो सॉल्ट ने काफी ज्यादा सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दी। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये चार पॉइंट्स हैं जो बफर सॉल्यूशन के बेसिक्स हैं, ये बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इनको आपने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है याद करना है। इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम जरा एक एफएक्यू पे जो रिलेटेड होगा टू फाइंडिंग द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं, फाइंडिंग द पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अभी सबसे आसान सवाल दूंगा इनिशियली, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमने बफर सॉल्यूशन ड्रॉ करना है तो काम हमारा आसान रहेगा। ठीक है, तो वो कहता है व्हाट इज द पीएच, व्हाट इज द पीएच of a buffer solution made of 1 mole per dm cube, made up of made of 1 mole per dm cube ethanoic acid and 1 mole per dm cube sodium ethanoate, sodium ethanoate। कहता है के वैल्यू ऑफ, अगेन वीक एसिड के लिए देगा, ऑफ एथेनोइक एसिड, ऑफ एथेनोइक एसिड इज 1.74 into 10 raised to the power -4। ठीक हो गया? तो हमारे सबसे पहले काम क्या बनता है? बफर सॉल्यूशन का सवाल है, ऐसी है। यस सर। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन का सवाल है, पीएच ऑफ वीक एसिड का सवाल नहीं है। तो जो बातें हम पीएच ऑफ वीक एसिड में यूज करते थे उनको भूल जाना, शॉर्टकट भी भूल जाना। ठीक है, इधर शॉर्टकट नहीं लगेगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन मेड अप ऑफ 1 मोल per dm क्यूब एथेनोइक एसिड एंड 1 मोल per dm क्यूब ऑफ सोडियम इथेनोएट? ये वैल्यूज ने आपको दी हुई। तो मैं पहले सबसे पता है क्या करूंगा? मैं अपने पास बफर सॉल्यूशन बनाऊंगा कि भाई इसमें एक मेरे पास है इथेनोइक एसिड, H3COOH। ये आयनाइज होगा, जब पार्शियली आयनाइज होगा थोड़ा सा, तो ये सॉल्यूशन में ये दो आयंस देंगे ऐसे। फिर मैंने इसका सॉल्ट भी डाला है, CH3COO-Na प्लस। ये कंप्लीटली आयनाइज होगा और ये देगा सोडियम आयन सॉल्यूशन में और इथेनोएट आयन सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जरा नोट याद करें। आपने एसिड की कितनी अमाउंट डाली है? यस, 1 मोल पर डीएम क्यूब एसिड लिया ना। तो मैं कह लेता हूँ ये 1 dm क्यूब वॉल्यूम का सोल्यूशन है। जी बफर सर। सोल्यूशन मेरा 1 dm क्यूब वॉल्यूम का है। ठीक है, जिसमें मैंने 1 मोल इसके डाले हैं। ऐसे ही कह सकते हैं ना, 1 मोल पर डीएम क्यूब बन जाएगा।
1 डीएम क्यूब वॉल्यूम में इसका 1 मोल आपने डाला, कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट निकालो। इसी तरह जो आपका सॉल्ट है उसका भी कितना डाले 1 डीएम क्यूब में, 1 मोल। 1 मोल पर डीएम क्यूब वो भी यूज किया, तो 1 मोल इसी 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ बफर सोल्यूशन में आपने एक एक मोल दोनों चीजों के डाले। ठीक है, अब मुझे बताना, ऊपर तो कैसी आयनाइजेशन है, पार्शियल आयनाइजेशन। ठीक है, बट नीचे यस दो सर। कंप्लीट आयनाइजेशन की वजह से आपको 1:1 विद रेशियो लगा सकते हैं ना डायरेक्ट, ऐसे। तो नीचे से तो आपको क्या मिल रहा है, कंप्लीट जी। आयनाइजेशन की वजह से 1 मोल पूरा मिल रहा है ना ऑफ द इथेनोएट आयन, यस सर। ऐसे। 1 मोल सॉल्ट डालेंगे, 1 मोल इथेनोएट आयन, जो जितना सॉल्ट डालते हैं उतना ही इथेनोएट आयन सोल्यूशन में मिलता है। अच्छा, ऊपर से भी तो थोड़ा सा H+ आ रहा है और थोड़ा सा इथेनोएट आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमने नोट लिखा था, हमने कहा था कि यार ये जो सारा का सारा आपके पास इथेनोएट आयन है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन सारा का सारा किधर से आ रहा है, सॉल्ट से आ रहा है। क्योंकि अगर मैं इस 1 मोल पर डीएम क्यूब में एक्स की वैल्यू ऐड भी कर दूं ना, जो एसिड से इथेनोएट आयन आ रहा था, तो वैल्यू 1 ही बनेगी। इतनी थोड़ी अमाउंट एसिड से आ रही है कि अगर मैं टोटल निकाल के 1+x कर भी दूं, 1+x कर भी दूं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही आ रहा हो। ठीक है, बात समझ आ गई, नोट जो हमने लिखा था। यस। जी सर। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये जो यस सॉल्ट सर। वाला आयन होता है ना, सॉल्ट वाला आयन, ये हमारे पास सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि सारा का सारा तकरीबन कहाँ से आ रहा है, सॉल्ट से आ रहा है। तो जितना सॉल्ट है उतना ही सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट वाला आयन भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, H+ तो जी। डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकता, तो ये फाइंड करना पड़ेगा कितना है सोल्यूशन। ठीक है, एसिड जो है ये बहुत थोड़ा आयनाइज होता है ना, वीक एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बहुत थोड़ा सा आयनाइज होता है। और जो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है वही एट इक्विलिब्रियम भी पड़ी होती है, जी सर। ऐसी है। तो एट इक्विलिब्रियम आपको एसिड जी। कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है। एट इक्विलिब्रियम आपको H+ कितना मिलेगा, फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि पीएच निकालनी है। एट इक्विलिब्रियम आपके पास सॉल्ट वाला आयन या कॉन्जुगेट बेस वाला आयन कितना है वो भी पता है कि वो 1 मोल है, ऑल्दो इसमें ये ऐड कर भी दे तो वो 1 मोल ही बनेगा, इसलिए मैंने बोला वो भी 1 मोल ही है। ठीक है ना, तो अब जरा सोचो, अगर पीएच निकालनी है तो H+ फाइंड करना पड़ेगा ना बफर सॉल्यूशन में कितना है, ऐसी है। तो मैं इधर लिखता हूँ जी, अगर मैं पीएच निकालना चाहता हूँ तो मुझे बफर सॉल्यूशन में ये फाइंड करना पड़ेगा कि H+ कितना है, तो वो तो डायरेक्टली मैं नहीं फाइंड कर पा रहा। ठीक है, मुझे सॉल्ट वाला आयन पता है कितना है, मुझे ये पता है एसिड कितना है सोल्यूशन में, मुझे ये नहीं पता H+ कितना है, ऐसी। तो फिर मैं किस बात पे सोच सकता यस हूँ, सर। क्या ऐसी चीज है जो आपके एसिड को और उसके कॉन्जुगेट बेस को कनेक्ट कर सकती है आपस में। जी, क्या ऐसी चीज है जो हम लिखते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, उसके एक्सप्रेशन में दोनों चीजें आती हैं। सर के ए। के ए का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं के ए का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, अगर चलो उधर से हिंट ना भी मिलती, के की वैल्यू तो दी है ना उसने, कुछ तो यूज होगा उसका। जी। तो मैं के का एक्सप्रेशन यस। लिखता हूँ, के का एक्सप्रेशन किसके लिए लिखते हैं, सॉल्ट के लिए या एसिड के लिए, किसके लिए लिखते हैं, वीक एसिड के लिए लिखते हैं ना। जी। तो मैं जाके इसी वीक एसिड के लिए के का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो के का एक्सप्रेशन लिखूंगा यूजिंग विच इक्वेशन, ऊपर वाली। ऐसे इस इक्वेशन को यूज करते हुए लिखेंगे ना, ये वीक एसिड की इक्वेशन है। तो जी मेरे सर। पास क्या बनता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब याद रहे, जब सिर्फ और सिर्फ पीएच ऑफ वीक एसिड का सवाल हो ना, तब आप क्या करते हो, शॉर्टकट लगाते हो, बफर सॉल्यूशन वालों में शॉर्टकट ना लगाना। ठीक है, तो राइट हैंड साइड H+ आ गया, CH3 C+O- आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, हमारा एसिड, CH3 C।H। अब ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है तो इसमें इक्विलिब्रियम वाली क्वांटिटीज जाएंगी। ठीक है, के की वैल्यू मेरे पास है, मैं देखता हूँ क्या क्या है मेरे पास। क्या मेरे पास इस बफर सॉल्यूशन में जो टोटल
कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट वाला आयन जो है वो पड़ा हुआ है, टोटल कितना है इस बफर सोल्यूशन? उतना आज ही है जितना वो है, यस, वो जितना मोल्डियम सॉल्ट भी। डाला है उतना ही ये वाला आयन पड़ा है ना टोटल। अब देखो, सोल्यूशन को तो नहीं पता कि ये वाला जो है ये अलग है और ये वाला जो यस। है ये अलग है। वो तो टोटल देखेगा ना कितना है। तो टोटल कितना है कि अगर मैं सॉल्ट वाली अमाउंट में ऐड कर भी दूं तो मेरे पास कितना बनेगा टोटल? उतना ही बनेगा जितना सॉल्ट से आ रहा यस है। सर। अरे ये क्रीम फंस रही है, 2 मिनट रुकना। जी समझ गए बात इतनी? अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास मुझे ये पता जी। है कि इस बफर सॉल्यूशन के अंदर के की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल पता है। क्या ये पता है इसमें सॉल्ट वाला आयन कितना है? बिल्कुल पता है। क्या मुझे पता है इसमें एसिड कितना पड़ा होगा? यस, क्या ये भी पता है नहीं। मुझे एसिड कितना पड़ा होगा? पता है ना? ये हमें पता है कि आप 1 मोल जितना आप पीडीएम इनिशियली क्यूब है। एसिड डालते हैं, आप जितना एसिड डालते हैं इनिशियली, एसिड इतना थोड़ा आयनाइज होता है कि एट इक्विलिब्रियम भी उतना ही मिल जाता है। ये हम प्रीवियस बात यस पढ़ के आए हैं, वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड है ना। तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वही एट इक्विलिब्रियम भी तकरीबन मिल रही है। तो हम एक assumption लेते हैं कि उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो मुझे एसिड की भी कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो क्या मैं फिर H प्लस को सब्जेक्ट बना के फाइंड नहीं कर सकता? जी। कर सकते हो ना। और जब मेरे पास H प्लस आ जाएगा तो फिर कर मैं क्या सकता। पीएच नहीं निकाल सकता? फिर मैं पीएच भी निकाल सकता। ठीक है, तो फर्स्ट यस सर। थिंग इज कि आपने H प्लस फाइंड करने के लिए स्टेप वन क्या करना है? आपने सोचना है कि एसिड और उसके सॉल्ट वाले आयन या कॉन्जुगेट बेस को जोड़ता कौन है। इस वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस को कौन कनेक्ट कर रहा है आपस में? तो वो के ए का एक्सप्रेशन। तो मैं पहला स्टेप करता हूँ, के ए वुड बी राइट हैंड साइड ओवर लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, एक और बात क्लियर कर देते हैं। क्या जब आप बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या H प्लस जितना सॉल्यूशन में है उतना ही आपके पास दूसरा कॉन्जुगेट बेस वाला आयन भी है जैसे वीक एसिड में होता है? यस सर। नहीं है ना उतना। जब आप सिर्फ वीक एसिड उतना की है। बात कर रहे होते हो, जब आप सिर्फ वीक एसिड की बात कर रहे होते हो तो जितना सोल्यूशन में H प्लस मिलता है उतना ही कॉन्जुगेट बेस आयन भी मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ वीक एसिड से आ रहे थे यस दोनों। सर। जी। लेकिन जब बफर सॉल्यूशन की बात करें तो H प्लस तो सिर्फ एसिड से आ रहा है, बट ये वाला आयन तो दो जगहों से आ रहे हैं, तो कैसे इक्वल हो सकते? ओह यस ठीक है। ऐसी है ना, तो इक्वल तो नहीं हो सकते आपस यस। में। इसलिए मैं कह रहा हूँ इधर शॉर्टकट ना लगा देना, H प्लस स्क्वायर ओवर एसिड ना कर देना, गलत हो जाएगा सब। ठीक है, क्योंकि जी। क्लियरली नजर आ रहा है कि H प्लस की जितनी अमाउंट सोल्यूशन में है उससे ज्यादा कौन पड़ा हुआ है हमारे पास? कॉन्जुगेट बेस वाला आयन पड़ा हुआ है सोल्यूशन में। ठीक है, अब इधर इंसर्ट करते हैं। के की वैल्यू उसने दी थी हमें 1.74 इंटू 10 माइनस। तो के की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी 1.74 इंटू 10 पावर -4, चलो अभी दी हुई है सवाल। ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पेपर में मिलती है, मुझे याद नहीं थी वैल्यू, डमी सवाल है, तो उसकी वजह से हम इस तरह यूज करें। अगर गलत है वैल्यू तो कोई मसला नहीं। अच्छा, 1.74 इंटू 10 पावर -4 एच प्लस बफर सोल्यूशन में हम फाइंड करना चाहते हैं सॉल्ट वाला आयन सोल्यूशन में कितना है। जितना सॉल्ट डालते हैं उतना ही सॉल्ट वाला आयन भी सोल्यूशन में मिलता है, तो वो हमारे पास 1 मोल। अच्छा जी, एसिड कितना मिल रहा है सोल्यूशन में? 1 मोल। ऐसे एसिड की भी कॉन्सेंट्रेशन पता है, 1 मोल है आपके पास। ठीक है। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखना, आप मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में जो भी मोल्स डालेंगे उनका यूनिट क्या होना चाहिए? वो कौन से मोल्स होने चाहिए जो कितने वॉल्यूम में पड़े हैं? मोल पीडीएम क्यूब। यस, मोल पर डीएम क्यूब है ना, यानी वो मोल्स जो 1 डीएम1। क्यूब वॉल्यूम में आते हैं। ऐसे यस जो सर। भी मोल्स जो 1 डीएम क्यूब में मौजूद हो, तो ये 1 डीएम क्यूब का ही सोल्यूशन था ना, उसमें एक एक मोल पड़ा, तो इसका मतलब है मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम क्यूब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास H प्लस कितना आ जाएगा? 1.74 इंटू 10 पावर -4 इज इक्वल टू H प्लस। अब H प्लस मिल गया बफर सोल्यूशन में, तो दूसरा स्टेप क्या है? पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस लगाएंगे।
माइनस लॉग ऑफ 1.74 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से निकालो जवाब कितना आता है। ये आता है 3.759। 3.759, जिसको 59। मैं राउंड ऑफ करके 3 कितना लिख सकता हूँ, 76 लिख। ठीक है। अब ये इस बफर सॉल्यूशन की पीएच है। ठीक है, pH of this buffer solution has been established at 3.759। अब इसका क्या मतलब है कि आप इसमें अब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालें या स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कली डालें, तो ये इसको क्या करना चाहिए, अपनी पीएच को चेंज होने देना चाहिए या नहीं, अगर ये बफर सॉल्यूशन है तो। होने देना चाहिए। नहीं होने देना चाहिए ना भाई, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखो ना क्या है। A solution which resists the change in its pH नहीं होने देना चाहिए। when small amount of acid or alkali is added to it। अब आप जब बफर सॉल्यूशन बन गया है, उसकी पीएच एस्टेब्लिश हो गया 3.759 पे, अब आप ऊपर से एसिड डालें बेशक, या स्मॉल अमाउंट में एल्कली डालें, यानी 1 1 cm³ डाल दें, 5 cm³ डाल दें इस टोटल सॉल्यूशन में, तो पीएच आपको चेंज होती हुई नहीं नजर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, वो पीएच चेंज नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा, वो बात की बात। ठीक है, रिएक्शन के थ्रू ही नहीं चेंज होने देता, लेकिन कैसे नहीं होने देगा वो बात की बात है। अभी के लिए इतना पता होना चाहिए, ये जो आपने पीएच और बफर सॉल्यूशन निकाली है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि अब ये बफर सॉल्यूशन जो बनाया आपने 1 मोल एसिड और 1 मोल उसके सॉल्ट से, अब ये इस पीएच पे सेट हो गया। इसने इस पीएच से हिलना नहीं है जब तक आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कली डाल रहे हैं। अगर एक्सेस में एसिड या एल्कली डाल देते हैं, फिर तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब पीएच चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, जो आपका बफर सॉल्यूशन है फर्दर पीएच को मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्लियर होगी तो बात। हम एक और सवाल करते हैं, इसी से मिलता जुलता, उसमें वो यूनिट्स वाली बात भी कवर हो जाता। तो वो कहते हैं जी कि बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन was made by mixing 50 cm cube of 0.3 mole per dm cube ethanoic acid and 100 cm cube of 0.6 mole per dm cube सोडियम इथेनोएट। अगेन वीक एसिड और उसके सॉल्ट के अमाउंट्स बता दिए हैं। कहता है जी कैलकुलेट द पीएच के ए वैल्यू ऑफ इथेनोइक एसिड is 1.79 into 10 is power minus 5। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आप अपना बफर सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है, तो हम अपना बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो बफर सॉल्यूशन इस दफा हम बना रहे हैं ना, उसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं, उसमें हम एक तो एथेनोइक एसिड डाल रहे हैं। एथेनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, एथेनोइक एसिड का कितना वॉल्यूम डाल रहे हैं, 50 cm³ ऑफ एथेनोइक एसिड, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। मुझे बताओ, किसी चीज का वॉल्यूम दिया और कॉन्सेंट्रेशन दिया, आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स। उसके मोल्स निकाल सकते हैं ना। तो हमें ये पता लग जाएगा एथेनोइक यस सर। एसिड के कितने मोल्स डाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, वही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो वो निकाल सकते हैं। अच्छा, एक तो एथेनोइक एसिड डाला, 50 cm³ वॉल्यूम डाला, 0.3 मोल पर डीएम क्यूब उसकी कॉन्सेंट्रेशन डाला। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द वॉल्यूम। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या डाल रहे हैं, उसका सॉल्ट डाल रहे हैं। जो सॉल्ट डाल रहे हैं ना, इथानोएट, सोडियम इथानोएट, वो कितना डाल रहे हैं, सॉल्ट हम डाल रहे हैं 100 cm³ वॉल्यूम डाल रहे हैं। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन उसकी कितनी डाल रहे हैं, 0.6 मोल पर डीएम। ठीक है,
तो ये दो चीजें आपके पास इस बफर सॉल्यूशन में हमने ऐड की हैं। हम मोल्स तो बाद में निकालते हैं। मुझे बताओ, एथेनोइक एसिड आएगा तो वो तो पार्शियली आयनाइज होता है, H+ आयन देगा और इथानोएट आयन देगा। ऐसे दूसरी चीज डाली सॉल्ट, उसका सोडियम इथानोएट। सोडियम इथानोएट जो है वो तो कम्प्लीटली आयनाइज करता है, ग्रुप 1 का सॉल्ट है, तो वो देगा ये दो आयन्स दोबारा से। अब आपने पता करना है कि इनके मोल्स कितने कितने डाले हैं इस बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो निकाल सकते हो ना मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन दोनों मौजूद है मेरे पास। तो मैं यस पहला सर। स्टेप ये कर लेता हूँ, मैं मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा? N = T × V, लेकिन इस फॉर्मूला में वॉल्यूम किस में होना चाहिए? मोल यस, पे डीएम क्यूब। मोल नहीं, वॉल्यूम किस में होना चाहिए? वॉल्यूम वॉल्यूम मोल पर डीएम क्यूब में तो नहीं होगा ना, वो तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट। वॉल्यूम डीएम क्यूब्स में होना सर चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें। मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम किस में होना चाहिए? सर ग्लिच आ गया थोड़ा। वॉल्यूम डीएम क्यूब पे। वो डीएम क्यूब में होना चाहिए। ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन मोल पर डीएम क्यूब, वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब से होगा। अच्छा, तो हमारे पास मोल्स हम निकालना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.3। अच्छा, यही 50 cm³ डीएम क्यूब्स में कितना बनेगा जी? वन जीरो डीएम क्यूब पॉइंट इज इक्वल टू टू वन पॉइंट। थाउजेंड सी एम क्यूब ना। तो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल टू बिग जा रहे हैं, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 1000। तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइड कितना बनता है? 0.05। तो जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव जीरो फाइव डी एम क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास आता है मोल्स इज इक्वल टू कितना? 0.015। 0.015 मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड। ये मोल्स आपने ऐड किए हैं सोल्यूशन में, एथेनोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, ये मोल्स इनिशियली कितने वॉल्यूम में पड़े थे जी? 50 cm³ में पड़े थे ना? 50 cm। यस। बाद में कितने में पड़े होंगे वो भी फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट के भी मोल्स निकाल सकते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। नंबर 2, मोल्स ऑफ सोडियम इथानोएट। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले से निकाल लो। N = C × V। कॉन्सेंट्रेशन इसकी हमने 0.6 इस्तेमाल की, वॉल्यूम इसका हमने हंड्रेड यस सी सर। एम क्यूब जो कि डीएम क्यूब्स में कितने बनेगा? 0.1। 0.1। ठीक है, तो हमारे पास कितना आता है? 0.06। 0.06 मोल्स। अच्छा, ये जो आपके पास सॉल्ट के मोल्स थे, ये कितने सोल्यूशन में पड़े थे इनिशियली? 1000। 100। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, इस बात को पहले क्लियर कर लेते हैं, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लो। आपके पास इधर 1 मोल पड़ा है 1 डीएम क्यूब में। अगर मैं ऊपर से और जी। वाटर ऐड कर देता हूँ, और वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और सोल्यूशन ऐड कर देता हूँ, सिर्फ वाटर नॉट सोल्यूट, ठीक है, तो क्या मोल्स चेंज हो जाएंगे? नहीं। नहीं। क्या चेंज होगा? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। मोल्स उतने ही रहेंगे लेकिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई, तो कॉन्सेंट्रेशन जी। डिक्रीज होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होंगे, वही मोल्स अब ज्यादा वॉल्यूम में पड़े होंगे, बस इतना सा फर्क होगा। तो अब मुझे बताना कि ये इनिशियली 100 cm³ में पड़े थे सॉल्ट वाले मोल्स, और जो एथेनोइक एसिड के हैं वो 50 में पड़े थे। मोल्स तो नहीं चेंज होंगे ना, जो सोल्यूशन में इनके मोल्स गए हैं इस सॉल्ट के कितने गए हैं? 0.06। यस और जो सर। एसिड है उसके कितने गए हैं? 0.015 मोल्स। जी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन कितना बन गया? 100 cm³ सॉल्ट डाला है सोल्यूशन, 50 cm³ एसिड का सोल्यूशन डाला है, तो मुझे बताओ 100 cm³ आपने और 50 cm³ जब मिला लोगे तो टोटल बफर सॉल्यूशन कितने cm³ का बनेगा? 150। 150 cm³ का टोटल वॉल्यूम है ना बफर सॉल्यूशन का इसका।
जी 150 cm³ बफर सोल्यूशन होगी। ठीक है, ये जी। बात क्लियर है। तो ये होगी जो शुरू में हमें वर्किंग चाहिए थी, तो फिगर आउट कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, कितनी कितनी है, कितने वॉल्यूम में पड़ी है, कितने मोल्स पड़े। ठीक है, अब अगला काम क्या है? नेक्स्ट काम है टू फाइंड आउट कि इसमें पीएच निकालनी है ना आपने, तो पीएच के लिए एच प्लस चाहिए। एच प्लस निकालने के लिए आप किस तरह कनेक्ट करोगे इन दो चीजों को आपस में, एसिड और उसको सॉल्ट, ये एक एक्सप्रेशन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आप ये देख लो, यस सर। मुझे बताओ, जितना एसिड आपको इधर मिल रहा है इनिशियली आपने डाला, उतना ही अप्रोक्सीमेटली एट इक्विलिब्रियम भी मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो 0.015 ही मिलेगा एट इक्विलिब्रियम। जितना सॉल्ट डालते हैं उतना ही क्या मिलता है आपको सॉल्यूशन में टोटल, सॉल्ट वाला आयन। ऐसे जी तो कितना मिलेगा? अगर 0.06 मोल्स डाले हैं 150 cm³ में, तो इसके कितने मोल्स मिलेंगे? 0.06 0.06। प्लस एक्स कर भी दें अगर, तो वो वैल्यू कितनी रहेगी? 0.06, क्योंकि एसिड से बहुत थोड़ी अमाउंट है। ठीक है ना, तो हमारे पास अब हम क्या कर सकते हैं? हमें एसिड पता है, हमें अंदर पड़ा हुआ कॉन्जुगेट बेस वाले आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, हमें के की वैल्यू भी पता है। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशन में एच प्लस कितना होना चाहिए। जी। कर सकते हैं। तो हम सबसे यस पहले सर। क्या लिख लेते हैं? हम जाते हैं अगले स्टेप में, के एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो भाई थर्ड स्टेप इज के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एसिड के लिए लिखते हैं, याद रखें, C O ओवर लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे कौन है हमारा अनआयनाइज्ड एसिड। क्या मुझे ये पता है इस 150 cm³ बफर सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट पड़ा है? बिल्कुल पता है, अभी निकाला हमने। क्या मुझे पता है इस 150 cm³ में कितना अनआयनाइज्ड एसिड पड़ा है? बिल्कुल पता है, यस जितना सर। इनिशियली डाला था उतना ही अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी मिल जाएगा। क्या मुझे के फॉर द इथेनोइक एसिड पता है? बिल्कुल पता है। क्या मैं एच प्लस फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यूज डालूं, मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देख के क्या याद आना चाहिए? कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन याद आनी चाहिए, या यूनिट याद आनी चाहिए कि भाई यार इधर तो सिर्फ वो मोल्स ऐड हो सकते हैं। मोल पर DM³ मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ मोल पर DM³, यानी वो मोल्स यहाँ एंटर करने हैं जो 1 DM³ वॉल्यूम में होने चाहिए। ऐसे ही, यस सर। जी। तो मुझे इधर से देखते ही याद आया कि मैंने कहा यार मेरा तो पास जो मोल्स आ रहे हैं ये तो कितने वॉल्यूम में, ये तो 150 cm³ वाले बफर सॉल्यूशन में। जी। ऐसे, तो मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि अच्छा अगर 150 वाले में ये इतना मिलता है, तो अगर 1000 cm³ का यही बफर सॉल्यूशन बनाता है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग मुझे कितना एसिड और कितना सॉल्ट मिलना चाहिए। यूनिटरी मेथड सिंपल। ठीक है, कि अगर 150 में कितने आ रहे हैं तो 1000 cm³ यानी 1 DM³ में कितने आने चाहिए। बात समझ आ गई? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यस जाके सर। देखूंगा कि अच्छा, तो मुझे पता लगा अभी ऊपर जाके कि यार ये जो मोल्स आए हैं ना ये 150 cm³ में, ये भी जो मोल्स आए हैं दीज आर इन 150 cm³। बिफोर writing down anything in the K expression, I want to convert these values into 1 DM³ यानी वो वाले मोल्स जो 1 DM³ यानी 1000 cm³ में पड़े। 1 DM³ 1000 cm³ होता है ना, तो मैं इसको इस जी। तरह बोल सकता हूँ, 1 DM³ में या फिर 1000 cm³ वाले जो मोल्स हैं वो एंटर होने चाहिए के एक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो मैं इधर ही छोटी सी कन्वर्जन साइड पे जाके कर देता हूँ कि भैया अगर 0.015 मोल्स इसके 150 cm³ में आते हैं, तो अगर 1000 cm³ यानी 1 DM³ का बफर सॉल्यूशन होता तो कितने होने चाहिए थे? ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना, आपने करना है 0.015 इन 2000 डिवाइडेड बाय 150। सर ये आता है 0.1। 0.1 आ रहे हैं। हाँ।
दोबारा चेक कर लो। आपने करना है 0.015 इंटू वन जी, थाउजेंड 0.1। ठीक, 0.1। अब मुझे बताओ ये मोल्स आ रहे हैं कितने वॉल्यूम में, ये मोल्स, ये वो मोल्स है ना जो 1000 cm³ में होंगे। जी। ठीक है, हमने वही निकाले ना कि 150 में इतने हैं तो 1000 cm³ में कितने आने चाहिए। और जो भी मोल्स 1000 cm³ या 1 dm³ में होते हैं उसको आप कैसे लिख सकते हो, एज कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख दूं, ये यस जीरो सर। पॉइंट वन मोल होंगे जो 1 dm³ वॉल्यूम में होंगे, तो यही कॉन्सेंट्रेशन बनेगी स्टैंडर्ड। ठीक है, दूसरे वाले को कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे पता है कि इसके 0.06 मोल 150 cm³ में आ रहे हैं, तो अगर 1000 cm³ का बफर सोल्यूशन होता तो ये कितना होना चाहिए। 0.06 इन 2000 डिवाइडेड बाय 150। ये आता है 0.4। ये आता है जी 0.4 मोल पर। अच्छा, ये वो मोल्स आ रहे हैं जो 1000 cm³ या 1 dm³ में, तो इसको मैं डायरेक्टली एज मोल पर dm³ लिख देता हूँ। आप बाद में लिखना चाहते हैं आप बाद में लिख। मुझे अभी भी शक है आपकी ऊपर वाली वैल्यू ठीक नहीं आई। सर आ ही रही है। एक बार जरा इसको सॉल्व करो, 50 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय वन अच्छा सर। थाउजेंड करो। 50 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1000। 3/1000। ये आता है जीरो पॉइंट हाँ जीरो ठीक है वन ठीक है, फाइव सही आ रही है, सही आ रही है, सही आ रही है, ठीक। सब ठीक है, सब अभी तक ठीक आ रहा है। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास एसिड के लिए स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर dm³ में। अब मेरे पास उसके सॉल्ट के लिए भी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर dm³ में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको इंसर्ट कर सकता हूँ जी। के वैल्यू। ठीक है, तो के में इनको इंसर्ट करेंगे। अच्छा, ये 0.4 मोल अगर इसके 1 dm³ में होते हैं तो सॉल्ट भी इससे कितना आता है, 0.4 ही आता है ना उस 1 dm³ में। यस सर। ठीक है, जितना सॉल्ट डालते हैं उतना ही आपको सॉल्ट वाला आयन भी मिलता है सोल्यूशन। तो मेरे पास के की वैल्यू 1.74 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मैं फाइंड करना चाहता हूँ। सॉल्ट सोल्यूशन में 0.4 है, एसिड सोल्यूशन में कितना है, 0.1 है मोल पर dm³ में। तो मेरे पास एच प्लस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 इज इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। सही आता है 4.35 इंटू 10⁻⁻6 क्या यूनिट होगा, मोल एच पर डीएम प्लस क्यूब। ब्रैकेट। ठीक हो गया, एच प्लस आ गया। अब अगला काम क्या कर सकते हैं, फिफ्थ स्टेप है, कौन सा बना, फोर्थ स्टेप बनता है पी एच वुड बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। इंसर्ट करो एच प्लस की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ 4.35 इंटू 10⁻⁻6। कितना बन गया, ये आता है 5.361। 5.361। इसको राउंड ऑफ करके बफर सॉल्यूशन की पीएच कितनी बन रही है, 5.36। जी। सिंपल काम है, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो जब के एक एक्सप्रेशन में वैल्यूज जाएं तो वो वाले मोल्स होने चाहिए जो 1 dm³ में। ठीक है, तो जैसे यहाँ हमारा बफर सॉल्यूशन 150 cm³ था और उसके हमें पता था मोल्स कितने हैं उसके अंदर, तो हमें हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 1 dm³ में यस कितने सर। होने चाहिए वो हमने फाइंड किया। दूसरी बात, आपने हमेशा क्या लिंक करना होता है आपस में, एसिड को और उसके
सॉल्ट को लिंक करना, तो सॉल्ट वाले आयन को तो के एक एक्सप्रेशन चाहिए लाजमी। और के के थ्रू आप एच प्लस फाइंड करते हो, सोल्यूशन में कितना होगा, जब एच प्लस फाइंड हो जाता है तो फिर फाइनली आखिरी काम क्या है, पीएच निकालना आखिरी काम। फिर की यस बात। सर। जी। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, अभी इधर छोड़ नहीं सकते ना इसको। बट इससे पहले मैं आपको एक और सवाल दूं, एक बात समझ लो, टू मेथड्स टू फॉर्म बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड है जो आपने अभी तक सीख लिया है। क्या डायरेक्ट मेथड है कि आप क्या करें, वीक एसिड लें और डायरेक्टली उसका क्या ले लें, का सॉल्ट ले लें सोल्यूशन में, दोनों की नोन अमाउंट डाल दें, तो आपके पास एक बफर सॉल्यूशन तैयार होगा। ऐसी है, जी सर। दिस इज द मेथड नंबर वन, जिसमें आप वीक एसिड की नोन अमाउंट और एक उसके सॉल्ट की नोन अमाउंट जो है वो क्या करते हो, ऐड करते हो। अभी तक जो सवाल किए वो इससे रिलेटेड। जी सर। दूसरा मेथड भी है, इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है, सीधा सीधा बफर सॉल्यूशन तैयार होगा। एक दूसरा मेथड भी है जो इनडायरेक्ट है, जिसमें पहले रिएक्शन होता है फिर एक बफर सॉल्यूशन। वो क्या है भला, कि आप वीक एसिड ले लें और उसका किसी मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें, तो क्या होगा, एक बफर सॉल्यूशन तैयार होगा। कैसे, आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने देखो वीक एसिड डाला और साथ आपने डाल दिया NaOH फॉर एग्जांपल, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो क्या इस टाइम पे ये बफर सॉल्यूशन है? नहीं। नहीं है, ये भी इसमें सिर्फ वीक एसिड है, उसका सॉल्ट नहीं मौजूद है, ऐसी ये जी। बफर सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं वीक एसिड की जगह भी मैं क्या लिख लेता हूं, मैं एथेनोइक एसिड की एग्जांपल ले लूं, ये हमारा वीक एसिड हो गया और साथ हमने मेटल हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो इनिशियली तो यस मुझे सर। बताओ, दोनों की नेचर ऑपोजिट है, एक एसिड है और एक बेस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन। रिएक्शन करेंगे आपस में पहले। ठीक है, तो जो हमारा एथेनोइक एसिड है, ये एसिड NaOH से क्या करेगा, पहले रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड सॉल्ट प्लस प्लस बेस वाटर। रिएक्शन है। यस, सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम इथानोएट, और एसिड जी। अपना H प्लस, बेस अपना OH, क्या बनाएंगे, प्लस वाटर। ठीक है, तो अब आफ्टर द रिएक्शन सोल्यूशन में और क्या आ गया, NaOH के साथ रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन के बाद अब आ गया CH3COO Na और थोड़ा सा और वाटर। अब मुझे बताओ, क्या अब यहाँ पे हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन बन गया? अब सॉल्यूशन में एसिड भी है और उसका सॉल्ट भी पड़ा हुआ, नजर आ रहा है? यस सर। आफ्टर रिएक्शन कुछ सॉल्ट बन चुका है सॉल्यूशन में, ऐसे ही, और कुछ जी। एसिड बच जाएगा। आप हमेशा कोशिश करते हैं आप सारा का सारा एसिड रिएक्ट ना कराएं। ठीक है, बट दिस इज यस एन सर। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फॉर्मिंग अ बफर सॉल्यूशन, जिसमें आप पहले एक रिएक्शन कराते हो बेस के साथ, और उसके रिएक्शन के थ्रू आपके वीक एसिड का सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से भी एक बफर सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, बट इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास मेथड नंबर 2 है, इसमें आपको थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, आपको पहले फिगर आउट करना पड़ता है कि इन दोनों में से रिएक्शन कितना हुआ, कितना प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बने उसके मोल्स कितने हैं, जो रिएक्टेंट है उसके मोल्स कितने हैं। बस इस हद तक थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं। मैं जरा इसको यस दोबारा सर। बना लूं, तो हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन, पहले हमारे पास ये दोनों थे सोल्यूशन में, इसको हमेशा आप लिमिटिंग यूज करोगे। ठीक है,
लिमिटिंग रिएक्टेंट ये होगा, एक्सेस में आप एसिड यूज करोगे ताकि एसिड बच जाए पीछे। अगर एसिड बचेगा नहीं तो सिर्फ सॉल्ट आ जाएगा सोल्यूशन, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है अकेले। हमें दोनों चीजें चाहिए, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। तो हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन अब सोल्यूशन में कौन होगा, वीक एसिड भी बच जाएगा कुछ, और साथ उसका सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगेन आपके पास क्या बन गया, बफर सॉल्यूशन तैयार है। ठीक है, तो ये दो जी। मेथड्स हैं जिससे आप बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। सेकंड मेथड के सवाल काफी ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम सिंपल पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन पे हैं, जब हम उस वाले टाइप ऑफ सवाल पे आएंगे तो फिर हम उसको भी देखेंगे। बट जरूरी है कि आपको पता हो दो मेथड, एक डायरेक्ट मेथड वीक एसिड डालो साथ ही उसका सॉल्ट डालो, बफर सॉल्यूशन तैयार है। इनडायरेक्ट मेथड है कि वीक एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड डाल दें, अगर सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो मेटल हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो वीक एसिड बच जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा सोल्यूशन में, तो हमारे पास एक बफर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। क्लियर होगी इतनी बात से? आज का यस लास्ट सवाल सर। करते हैं। कहता है जी, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन। मैं डायरेक्ट डाटा नहीं दूंगा, ठीक है। मेड अप ऑफ डिसॉल्विंग 2 grams of benzoic acid and 5 grams of sodium benzoate in 250 cm cube of water। आगे कहता है जी, के ए वैल्यू ऑफ benzoic acid is 6.3 into 10 is the power -5। आगे उसने आपको दिया है फॉर्मूला बेंजोइक एसिड का एंड सोडियम बेंजोएट का भी दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ। बेंजोइक एसिड का है जी C7H6O2, और जो आपके पास सोडियम बेंजोएट है दैट इज C7H5O2Na। ठीक है, अगर थोड़ा आपको तसल्ली होती है तो ऊपर वाले को आप ऐसे इस तरह लिख लो, C7H5COOH, ताकि थोड़ा आसान रहे। और दूसरे वाले को लिख लो OONA, ताकि आपके आयनाइजेशन करना आसान। ठीक है, तो पहले बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, हमें पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन फाइंड करनी है। इस बफर सॉल्यूशन को आपने बनाया 2 grams ऑफ एसिड, बेंजोइक एसिड है, 5 grams ऑफ सोडियम बेंजोएट उसका सॉल्ट, और कितना वॉल्यूम यूज किया, 250। तो जल्दी से एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं अपने पास। इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 250 cm क्यूब सोल्यूशन का जो बफर सॉल्यूशन बना है। इस 250 cm क्यूब में आपने क्या क्या डिजोल्व किया है, 2 grams ऑफ बेंजोइक एसिड। तो 2 grams ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, इन 2 ग्राम्स को तो मेरे ग्राम्स में तो नहीं आदत मुझे कुछ काम करने की, तो मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, किस में कन्वर्ट करूंगा, मोल्स में करूंगा ना। मोल्स में आदत हाँ है मुझे सर। यूज। तो C7H5COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं मोल्स में भी कन्वर्ट करता हूँ। इसमें एक मैंने ये डाला है, और दूसरी चीज मैंने क्या डाली है, 5 grams ऑफ सॉल्ट डाला है ना, सोडियम यस सर। बेंजोएट विच इज C7H5COONA। ये फुली आयनाइज होगा, Na+ देगा, और C7H5COO माइनस आपको देगा। ये वाले आयन्स मिलेंगे सोल्यूशन। तो जल्दी से क्या कर लेते हैं, पहले मोल्स निकाल लेते हैं ताकि इसके ऊपर लिख लें हम लोग। यस सर। 2 grams ऑफ बेंजोइक एसिड, तो पहला काम है मेरा, फर्स्ट स्टेप होगा मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड।
कैसे निकलेंगे? मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एमआर ऑफ बेंजोइक एसिड। एमआर ऑफ बेंजोइक एसिड yes, कितना बनेगा? इसका एमआर निकालते हैं। इसमें कितने कार्बन है? 7 टाइम्स कार्बन है, प्लस, सॉरी 7 नहीं है, कितने हैं? ये थोड़ा सा गलत इधर फॉर्मूला लिख दिया मैंने। C6H5COOH, क्योंकि 7 कार्बन जो है ना। अच्छा, तो इसमें 7 टोटल कार्बन है, प्लस 5 इसमें हाइड्रोजन है, प्लस 6 हाइड्रोजन है, 5 नहीं, 6 हाइड्रोजन। देखो 5 ये वाले, एक ये वाले, इसी तरह 6 ये कार्बन, एक ये कार्बन, और इसमें क्या है? 2 ऑक्सीजन। एमआर निकालो कितना बनेगा इसका? 122. 122 ग्राम्स। इसी तरह जो सोडियम बेंजोएट है, इसका एमआर निकालते हैं, तो इसमें आपके पास बस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो विद Na। तो चलो लिख लेता हूँ दोबारा। 7 टाइम्स इसमें कार्बन है, 5 टाइम्स इसमें हाइड्रोजन है, 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, और एक सोडियम भी है। इसका कितना मास बन रहा है? 144। जी. तो इसका एमआर आ गया जी 144। चलो जी निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय बेंजोइक एसिड का एमआर कितना है? 122। से 144 नहीं, 132 है. कितना है? 132. दोबारा करो जरा। 144 बनना चाहिए। अच्छा. 7 कार्बन है, 7 टाइम्स जी, 12 144 है. ठीक है, ठीक है, वन प्लस, फोर्टी फोर हाँ जी, 7 टाइम्स 12 प्लस 5 प्लस 32 प्लस 23, 144। यस सर. कितने बन गए मोल्स? 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 122 ग्राम्स। ये हमारे पास लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दें। 0.0, अच्छा, 1.63 into 10 raised to power minus 2. 4 से 90 तक बताओ। 1.639 इंटू 10 इज पावर-2 जी. मोल्स। अब मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब ये 2 ग्राम्स कितना है? 1.639 इंटू 10 इज पावर-2 मोल्स इसके डाले हैं। ये मोल्स कितने वॉल्यूम में गए? वन मोल पर डीएम नहीं, सॉरी, 1 डीएम क्यूब. नहीं, ये बफर सॉल्यूशन जो है ये कितने वॉल्यूम का है? ये आप मोल उठा के डाल रहे थे इस बफर सॉल्यूशन में, ये बफर सॉल्यूशन कितने वॉल्यूम का? 250 cm3. 250 cm। ऊपर उसने बताया भी है कि मैंने इसको 250 cm वाटर में डाला है, 2 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये मोल्स अभी किस में पड़े हुए? यस सर. इन 250 cm। तो बाद में पता है हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा क्या निकाल सकते हैं? मोल्स ऑफ जी. सॉल्ट, जो सोडियम बेंजोएट है, उसके कितने ग्राम्स यूज किए थे? 5 ग्राम्स। तो 5 ग्राम्स कितने बनते हैं मोल्स में? स्टैंडर्ड फॉर्म देना मुझे। बताते हैं सर. ये आता है 3.472 into 10 raised to power minus 2. 3.472 इंटू 10 इज टू मोल्स। माइनस. ये भी आपने जो मैथ डाला था कितने वॉल्यूम में डाला? 250 में। तो ये जो मोल्स है कितने में पड़े? उसी मैथ को मोल्स में कन्वर्ट किया ना। ये भी किस में? इन 250 cm। 250. ठीक हो गया। अब मुझे पता लग गया इस 250 cm में कितने मोल्स डालें। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ अपने पास। चलो, बल्कि ये नहीं लिखता, मैं कन्वर्ट करके लिखूंगा। अब यही बफर सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे पता है ना आगे मुझे जरूरत पड़ेगी 1 dm³ वाले मोल्स, तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर इसके 1.639 इंटू 10 इज पावर-2 मोल्स 250 cm³ में है, तो 1000 cm³ यानी 1 dm³ में इसके कितने मोल्स होंगे? कितने होने चाहिए मोल? सर बताती हूँ. ये आता है 6.556 into 10 raised to power minus 2. 6.556
6 × 10⁻⁻² minus 2. मोल्स। ये मोल्स एक डीएम क्यूब में होंगे, तो उसको हम एज मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले की भी निकाल लो। अगर 3.42 × 10⁻²- मोल्स 250 cm³ में है, तो इसके 1000 cm³ में कितने मोल्स होने चाहिए? बताते हैं। ये आता है 1.368 into 10⁻⁻⁻1 10⁻⁻1 मोल्स इन 1 डीएम क्यूब। तो इसका मतलब यही है कि अगर यही बफर सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम का बनाता, इंस्टेड ऑफ 250, अगर मैं कितने वॉल्यूम का बनाता इसको, 1000। 1000 cm³ का, तो उसमें एसिड कितना डालता मैं? कितना? ठीक है, एसिड में डालता 6.55 6 × 10⁻⁻² मोल्स उसके डालता। और जो आपके पास मेरा सॉल्ट है उसके कितने मोल्स डालता? 1.368 × 10⁻⁻1। यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ से एसिड कितना मिलेगा एट इक्विलिब्रियम इस बफर सॉल्यूशन में, 1000 cm³ वाला? सेम जी। एसिड जो होगा। ठीक है, और जो सॉल्ट होगा उससे सॉल्ट वाला आयन कितना मिलेगा? वो इससे दोनों को मिला के मिलेगा। दोनों को मिला के मिलेगा, लेकिन मेजोरिटी किससे आ रही होती है? ऑलमोस्ट इंटायरली किससे आ रहा होता है? सॉल्ट से आ रहा होता है ना। यस। ठीक है, तो ऊपर वाला ऐड कर भी दो ना, जो एसिड से आ रहा था वो ऐड कर भी दो, तो वैल्यू उतनी ही बनेगी। तो वन पॉइंट थ्री जी। सिक्स एट इंटू टेन पावर -1 आपने सॉल्ट के मोल्स डाले थे, तो उधर से आपको ये कितना मिलेगा? 1.368 × 10⁻⁻1 ही मिलेगा। जी। और टोटल भी सॉल्यूशन में अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, इवन अगर आप ऊपर वाला अमाउंट ऐड भी कर दो उसमें। ठीक है ना? यस सर। तो मुझे दोनों चीजें मिल गई, सॉल्ट भी मिल गया, एसिड भी मिल गया, के की वैल्यू भी मेरे पास है, H+ निकालना है, पीएच मिल जाएगी। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? के एक एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो H+ C7 C6H5 C C6H5 COOH एसिड आ गया नीचे। के की वैल्यू कितनी दी थी सवाल में? 6.3 × 10⁻⁻5। तो 6.3 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू H+ निकालना चाहते हैं। सॉल्ट कितना है सोल्यूशन में? 1.368 × 10⁻⁻1। ये वही वाले मोल्स है जो एक डीएम क्यूब में। जो एसिड है वो कितना है सोल्यूशन में? एक डीएम क्यूब वाले, 1 डीएम क्यूब वाले बफर सोल्यूशन कितने हैं? ठीक है, 6.556 × 10⁻⁻2। 6.556 × 10⁻⁻2 यहाँ से निकालेंगे तो 6.3 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 6.556 × 10⁻⁻2 divided by 1.368 into 10 is power -1 is equal to H+ की वैल्यू कितना आता है? H+, जी सर बताते हैं। ब्रैकेट्स लगा के करना, दो फैमिली फॉर्म जो ऊपर लिखी हैं उनको ब्रैकेट्स। यस सर। ये आता है 1.071 into 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 मोल पर डीएम। इधर से लगाओ। अब अगला स्टेप क्या बनेगा हमारा? पीएच निकाल सकते हैं। अब स्टेप 5 वुड बी पीएच इज इक्वल टू -log of H+ -log of 1.071 into 10⁻⁻5। यहाँ से पीएच कितनी आ रही है? ये आ रही है 4.97। आ रही है 4.97। 97। ठीक हो गया। इस पे कैलकुलेशन अगर आपने कहीं भी बीच में कोई वैल्यू गलत शब्द बता दी है तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन तरीका बेसिकली आपने समझना है कि मैं क्या चीज किधर से निकाल रहा हूँ,
किस तरीके से उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, हमने एट द Yes, एंड पहुंचना इधर ही होता है कि अगर 1000 CM³ वाला बफर सोल्यूशन बनाता तो उसमें सॉल्ट कितना डालता, उसमें एसिड कितना होता, और सॉल्ट की वजह से फिर ये आयन कितना होता उसमें। जब ये दोनों चीजें मिल जाए ना, एसिड और एनाइन, या सॉल्ट वाला आयन मिल जाए सोल्यूशन में 1000 CM³ में, के का वैल्यू लगाओ, के का एक्सप्रेशन लगाओ, H प्लस निकालो, H प्लस से पीएच निकालो, बस। इससे प्रीवियस सारा सिर्फ वर्किंग है टू गेट देयर। yes, sir. ठीक है, चलो करते हैं बफर सोल्यूशन का। तो कहता है जी कि इन व्हाट प्रोपोर्शंस, इन व्हाट प्रोपोर्शंस must you mix ethanoic acid and sodium ethanoate, जो कि उसका सॉल्ट है, ethanoate, to give a buffer solution, to give a buffer solution of pH 5. pKa value of ethanoic acid is equal to 4.76. सब बफर सोल्यूशन के ना पीएच दे दिए, और वो पूछ रहा है कि कितना एसिड और कितना उसका सॉल्ट डालना पड़ेगा कि pH 5 वाला बफर सोल्यूशन बने आपके पास। ठीक है, तो पहले जरा हम, आदत है हम क्या बनाते होते हैं अपने पास, बफर सोल्यूशन बनाते होते हैं। तो ये मेरे पास मेरा बफर सोल्यूशन है, इसमें मैंने एथेनोइक एसिड डाले जो कि पार्शियली आयनाइज करता है, और H प्लस आयन इथेनोएट आयन देता है, और इसका सॉल्ट डाले सोडियम इथेनोएट जो कि कम्प्लीटली आयनाइज करेगा और क्या देगा, सोडियम आयन और इथेनोएट आयन देगा। अब हमने कुछ बातें यहाँ पे रिवाइज की थी कि ये एसिड तकरीबन सारा का सारा उतना ही मिलता है जितना इनिशियली डालो था, उतना ही एट इक्विलिब्रियम भी मिलता है, ऐसी है अनआयनाइज्ड एसिड की फॉर्म Yes, में। sir. दूसरी बात ये हमने की थी कि ये जो आयन है ये अप्रोक्सीमेटली इंटायरली सिर्फ कहाँ से आ रहे हैं, सॉल्ट से आ रहे हैं, क्योंकि जो एसिड से आ रहा है उसको ऐड भी कर देना इस अमाउंट में तो वो तकरीबन उतनी ही बनेगी वापस। तो अप्रोक्सीमेटली इंटायरली ये सॉल्ट किधर से आ रहे हैं, फ्रॉम द सॉल्ट इटसेल्फ आ रहे हैं। अब सवाल क्या है कि अगर इस पीएच बफर सॉल्यूशन की pH 5 है, तो फिर आपने कितना एसिड डालना चाहिए और कितना आपको उसका सॉल्ट डालना चाहिए टू रिजल्ट इन अ बफर सॉल्यूशन विच हैज अ pH 5। ठीक है, Yes, तो sir. सबसे पहला काम, अच्छा अगर pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, H प्लस इन H द plus बफर सॉल्यूशन निकाल concentration. सकते हो। ठीक है, तो H प्लस निकाले जा सकती है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ये तो पता है ना pH दी हुई है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, pH से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो pH इज 5, अभी हम सीख के आए हुए हैं, तो 5 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बनता है जी एंटी लॉग ऑफ व्हाट, -5 इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो कि कितनी बनती है, ये आता है 1 × 10⁻⁻⁵ 1 × 10⁻⁻⁵ मोल पर DMQ. DMQ। ठीक हो गया, H प्लस हमने फाइंड कर लिया। अब दोबारा आपने वही बात सोचनी है जो हम पहले भी सोचते थे कि भाई इस एसिड और सॉल्ट को कौन कनेक्ट करता है। यस, इस एसिड को इसका इस सॉल्ट से कौन कनेक्ट करेगा, और सॉल्ट से मेरा मतलब और क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस वाला आयन भी होता है ना, CH3CW. तो सेम ही होते हैं दोनों सोल्यूशन। तो इन दो चीजों को कौन Yes, sir. कनेक्ट कर सकता है आपस में, के ए कनेक्ट करता है ना इन दोनों को। जी. तो आप के ए का एक्सप्रेशन लिखो। दूसरा काम, फॉर द वीक एसिड आप के ए का एक्सप्रेशन लिखें, के ए वुड बी इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। अब हम इसको क्या बोलते थे, हम इसको कॉन्जुगेट बेस भी बोलते थे और सॉल्ट वाला आयन भी बोलते थे, या इसको सिर्फ सॉल्ट भी बोल सकते हैं। क्यों, जितना सॉल्ट डालते हैं उतना ही ये वाला आयन भी होता है solution। Yes, sir. ठीक है, तो हमारे पास इसी को मैं सॉल्ट बोल रहा हूँ अपना। ठीक है, और नीचे कौन आ जाएगा, हमारा एसिड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड।
CH3COOH। मैं जरा इनको रिप्लेस करने लगा, इसको मैं बोलूंगा सॉल्ट और इसको मैं बोलूंगा एसिड। ठीक है, मेरे पास क्या क्या Yes, sir. इंफॉर्मेशन है? क्या मेरे पास के है? Yes. के नहीं है है मेरे के। पास? नहीं है तब, लेकिन पीके वैल्यू तो है ना, तो उससे के Yes. निकाल सकते हो एथेनोइक एसिड के लिए, तो मतलब है के। Yes. ऐसे ही, क्योंकि पीके है तो के निकाल सकते हो, तो के भी मिल जाएगी, एच प्लस भी गिवन है। मैंने क्या निकालना है? मैंने वो रेशियो बतानी है किस प्रोपोर्शन में या किस रेशियो में आपको एथेनोइक एसिड और सोडियम इथानोएट ऐड करना चाहिए, यानी इनके कितने कितने कॉन्सेंट्रेशन ऐड करनी चाहिए ताकि इस पीएच ऑफ वाटर सोल्यूशन कितनी आती? 5 आती। ठीक है, मैंने ये फाइंड करना है बेसिकली, Yes, sir. मैं जाके इधर ऐड करता हूँ। अच्छा, के नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पीके वैल्यू है, तो मैं इधर आके वर्किंग करता हूँ एक सेपरेट स्टेप, कि पीके किसके इक्वल होता है? माइनस लॉग ऑफ के ए के। तो यहाँ से पीके की वैल्यू कितनी बताई थी उसने? 4.76, तो 4.76 नेगेटिव साइन शिफ्ट होगा, एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ 4.76 वुड बी इक्वल टू के ए वैल्यू फॉर एथेनोइक एसिड। के ए कितना बनता है इसका? 1.10 मैं बताती हूँ सर। ये आता है 1.737 इंटू 10⁻⁻⁵ इस पावर -5, के वैल्यू भी मिलेगी, तो मैं जी। जाके के ए की वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। 1.737 इंटू 10⁻⁵ एच प्लस मुझे पता है कितना है, सोल्यूशन में कितना है एच प्लस? 1 इंटू 10⁻⁵ अभी निकाल के आए, मोल पर डीएम क्यूब में ही निकाला था, इनटू ऊपर क्या है हमारे पास? सॉल्ट, क्योंकि वही आयन, आप उसको सॉल्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना आयन होगा सोल्यूशन में उतना ही सॉल्ट डाला होगा। ऐसे ही है, यस सर। इसके वजह से उसको मैं डायरेक्ट बोलूँ सॉल्ट ओवर, नीचे कौन आएगा? एसिड। एसिड। ऐसे सब्जेक्ट बनाओ जरा, तो मैं कहती हूँ 1.737 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻⁵। मुझे रेशियो मिल गया सॉल्ट और एसिड का। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो इसको, जवाब क्या आता है फिर मैं मतलब समझाता हूँ जवाब का मतलब क्या है। ये आएगा 1.737। आपके पास आएगा 1.737 इज इक्वल टू सॉल्ट अपॉन एसिड, ऐसे ही है। यस सर। बट आपका जवाब होना चाहिए रेशियो फॉर्म में, तो आई राइट द आंसर एज 1.737 ओवर 1, ताकि मेरे पास एक रेशियो हो। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ काम। ठीक है, बट आपको यहाँ से एक चीज पता लग रही है, आपको ये रेशियो ये बता रहा है कि आपने इसको जरा ऐड करो, टोटल पार्ट्स कितने बनते हैं? 2.737 पार्ट्स बनते हैं, 1 + 1.737। जी। ठीक है, ये हो गया हमारा 100%। ठीक है, इस 100% यानी 2.737 में से एक पार्ट किसका होना चाहिए? 1.737। एक पार्ट किसका होना चाहिए? वन पार्ट वुड बिलोंग टू द एसिड। एसिड, एंड जो आपका बाकी रिमेनिंग पार्ट है विच इज 1.737 पार्ट्स, वो किसके होने चाहिए? उसके सॉल्ट के। ठीक है, अब ये रेशियो आपकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी काम करती है। ठीक है, कि अगर आप दोनों का वॉल्यूम सेम ले रहे हो, तो एक की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन उसके कितने टाइम्स होनी चाहिए? 1.737 टाइम्स होनी चाहिए सॉल्ट की। एसिड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन ली है, अगर सेम वॉल्यूम रख रहे हैं, एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन उससे 1.737 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, या अगर सिर्फ यस वॉल्यूम, सर। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम की बात करें, तो जो भी आपने एसिड का वॉल्यूम लिया है, सॉल्ट का वॉल्यूम उससे कितना डालना है? 1.737 टाइम्स ज्यादा डालना है। और आसान कर देते हैं, मोल्स की बात कर लेते हैं, जो भी एसिड के मोल्स होंगे उससे 1.737 टाइम्स ज्यादा मोल्स किसके डालने पड़ेंगे? सॉल्ट के, इफ यू वांट टू रिजल्ट इन बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच कितनी आती है? 5 आती है। तो रेशो का समझ आ रहा है जवाब क्या मतलब है इसका? जी सर। ठीक है ना, तो बेसिकली ये रेशियो हमें ये बता रहा है कि यार जो भी अमाउंट ऑफ एसिड आप डालोगे ना,
उससे 1.737 टाइम्स ज्यादा आपको क्या डालना पड़ेगा अपना सॉल्ट। तो हम अगर मोल्स की एग्जांपल लेते हैं, एसिड के मैंने डाले फॉर एग्जांपल 5 मोल्स, तो मुझे सॉल्ट के कितने मोल्स डालने पड़ेंगे? 5 × 1.737। जी। ठीक है, उसके 1.737 टाइम्स ज्यादा डालना पड़ेगा। तो ये हमें रेशियो यहाँ भी बता रही है, बट इस रेशियो को यूज करके अगर वो बी पार्ट में आपसे पूछे, अब ये रेशियो निकल आई है ना, यू नो द प्रोपोर्शंस, जिसमें आपने एसिड और सॉल्ट की क्या प्रोपोर्शंस रखनी है वो अब आपको पता लग गया। तो अगर आपसे वो बोलते हैं इफ द बफर सोल्यूशन, देखो रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ऐसे इधर कहीं यूनिट्स हैं नहीं। रेशियो में? जो भी यूनिट्स ऊपर थे जो भी नीचे थे वो तो कैंसिल आउट हो गए, ऐसे ही है ना? तो यस रेशियो सर। इज ऑलवेज यूनिटलेस। तो इसके लिए कोई भी यूनिट काम करेगा, ये किसी भी यूनिट के लिए काम करेगी। आप मैथ, इवन मैथ की बात करो तो एसिड का जो मैथ लेंगे सॉल्ट का मैथ उससे 1.737 टाइम्स ज्यादा लेना पड़ेगा। समझ आ गई? किसी भी यूनिट के लिए अब ये काम करेगी। तो इफ द बफर सॉल्यूशन, ये पार्ट बी ऐसी सवाल का, कि इफ द बफर सॉल्यूशन इज ऑफ 1000 cm क्यूब, what is the volume of acid that is added? ठीक है, अगर यही बफर सॉल्यूशन आपका 1000 cm क्यूब का है तो फिर आपको जो वॉल्यूम ऑफ एसिड डालना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा? तो यही प्रोपोर्शंस जो है आपके, वो आप इस वॉल्यूम के लिए भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपने ना इधर एक चीज, पहले एक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब आपको ना इसको सॉल्व करें, आपको रेशियो तो पता है दोनों के बीच में, कि जो सॉल्ट है और जो एसिड है, इन दोनों की रेशियो कितनी है? 1.737। 1.7। अब इसको यूज भी करना आना चाहिए और रेशियो इसी तरह यूज करनी है, एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा ओवर 1। ठीक है, अब हमारे पास 1000 cm क्यूब टोटल वॉल्यूम जो बनेगा, कैसे बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट से प्लस वॉल्यूम ऑफ एसिड, इन दोनों के वॉल्यूम्स मिला के टोटल सोल्यूशन 1000 cm क्यूब का बनना चाहिए ना, अगर यही जी दोनों जी। चीजें डाली हैं आपने तो। ऐसे ही है यस सर। कि जो भी सॉल्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और जो भी एसिड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उन दोनों का जो आपको टोटल वॉल्यूम है वो सम जो उनका करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? टोटल वॉल्यूम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जी। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक चीज को एक्स एज्यूम कर लेना है, दूसरा खुद पता लग जाएगा, दोनों के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं मेरा जो सॉल्ट है ना उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स, तो मैं बता सकता हूँ मेरे एसिड का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? यस सर। कितना होना चाहिए? 1000 - x। यस, 1000 - x। अगर सॉल्ट एक्स है तो एसिड सब्जेक्ट बना 1000 - x जो है, एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर द एसिड का वॉल्यूम। यस। ऐसी है इन cm क्यूब। तो अब मैं इसको रिप्लेस करके वहां से एक्स निकाल सकता हूँ, जो कि किसका वॉल्यूम होगा? सॉल्ट का होगा, आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना? जी तो मैं इधर से अब जाता हूँ ऊपर, मुझे दोनों के एक्सप्रेशन मिल गए। तो सॉल्ट इज एक्स cm क्यूब, एंड जो मेरा एसिड है वो 1000 - x, टोटल माइनस एक्स cm क्यूब है, वन जी पॉइंट सेवन थ्री सेवन अपॉन वन यहाँ से फर्दर सॉल्व करो, अब क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 1.737 इनटू, ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा मल्टीप्लाई होने, 1000 - x, x इज इक्वल टू 1.737 को मल्टीप्लाई करो 1000 से तो क्या बनता है? 1737 इनटू, वन सेवन जब थ्री x से सेवन मल्टीप्लाई जी। होगा तो क्या बनेगा? माइनस वन वन पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन थ्री थ्री सेवन सेवन एक्स एक्स ऐसी लाइक टर्म्स इकट्ठे कर लो, तो क्या हो जाएगा जी? 1x प्लस 1.737 इज इक्वल टू 1737। तो ये बन जाएगा जी 2.737x इज इक्वल टू 1737, और x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप 1737 डिवाइडेड बाई 2.737, जो कि कितनी बनेगी x की वैल्यू? 634.6। 634.6, और ये क्या निकाला था हमने? वॉल्यूम निकाला। थैंक यू। अच्छा, अब सवाल में किसका वॉल्यूम पूछा था?
वॉल्यूम ऑफ एसिड जो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जी तो सर। मैंने तो अभी किसका वॉल्यूम निकाला, एक्स किसका वॉल्यूम था, सॉल्ट। सॉल्ट का वॉल्यूम था, सॉल्ट के सोल्यूशन का, तो मैं एसिड का निकाल सकता हूँ 1000 में से माइनस करके। 634.6 यस सर। माइनस करो, क्या आता है जवाब। ये आता है 365.4। 365.4 cm³ आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा, और जो सॉल्ट है वो 634.6 cm³ डालना पड़ेगा, टू रिजल्ट इन अ बफर सोल्यूशन जिसकी पीएच क्या आ रही हो, 5 आ रही हो। समझ लियो बात। यस इस सर। रेशो को यूज भी करना आना चाहिए, तो याद रखना जब भी रेशो इस्तेमाल करनी है ना, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए टू फाइंड वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से हमें पता लग गया एसिड इतना डालना पड़ेगा। अब दोनों का सम कितना बनता है, 1000 बनता है। और एक और जी। चीज भी देखो, ये जो वॉल्यूम है ना, इसको जरा मल्टीप्लाई करो विद 1.737, तो आप देखना 634.6 ही आ रहा हो। हाँ जी, कितना आ रहा है, सर उतना ही आ रहा है। आ रहा है ना। तो देखो जी। जो वॉल्यूम आपने, हमने रेशो में भी क्या कहा था, जो वॉल्यूम इसका इस्तेमाल होगा उसके 1.737 टाइम्स वॉल्यूम किसका इस्तेमाल होगा, आपके सॉल्ट का। तो ये देखो ना, ये जो भी वॉल्यूम बन रहा है उसके 1.737 टाइम्स ही ऊपर वाला वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, तो ये रेशो फॉलो होगी। इवन अगर मैसेज के लिए रेशो पूछ लेता तब भी आप इसी तरह करते कि भाई टोटल मैस इतना है, उसमें से अगर एक एक्स है तो दूसरा टोटल माइनस एक्स बन जाएगा, वहां से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी बात इतनी।